सो चौटी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड वी आर हियर विद अनदर वीडियो। और यहाँ पे जो हम आपके लेके हुए आए हैं वीडियो, इसके अंदर हम आपसे शेयर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि इस प्रकार रहने वाली हैं कि यहाँ पे हम आपके लेके हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, एक वीडियो के अंदर। और जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं, ठीक है, और ये रहने वाला थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से या फिर उसके एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस आते हैं हमारे, ठीक है, यानी प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ठीक है, ध्यान से देखनी है आपने। और गारंटी देता हूँ कि बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको इस वीडियो के बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने कंपाइल करके जो भी इससे पहले क्वेश्चंस यानी पेपर्स हुए हैं तो उनके यहाँ पे मैंने कंपाइल करे हैं। और प्लस हम आपसे ये भी शेयर करेंगे कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। और बाकी मैं गारंटी देता हूँ कि फ़ेल आपको कोई नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन पेपर भी करके जाओगे ना तब भी आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये झूठ नहीं बोल रहा, आप अभी ये पता चल जाएगा, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या होता है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हो सकता है जो पहले साल 3 मार्क्स में आया हो वो दूसरे साल हो सकता है नेक्स्ट ईयर में 12 मार्क्स का आ जाए, या फिर जो 12 का आया होता है वो 3 का आ जाए। तो ऐसे करके सर्कल चलता रहता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अंदर आपने देखा होगा 3-4 टॉपिक रहते हैं हमारे, ठीक है, एक यूनिट के अंदर 4-5 मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो वो भी क्या डालेंगे, तो रिपीट के करके घूम फिर के वही क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने कर देना सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को कर देना लाइक, ठीक है। और लाइक आप बाद में करिएगा अगर आपको लगता है कि नहीं यार कहीं ना कहीं हमारी हेल्प जो हो रही है। सो शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड जो भी कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, जो कि बीएड का कोर्स ऑफर करते हैं, और जो डिस्टेंस वाले बच्चे होते हैं हमारे डीडी जम्मू के, ठीक है, उनका भी ये सेम ही रहता है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कोर्स नंबर हमारा 303। टाइम आपके पास 3 घंटे होते हैं इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें 60 मार्क्स होते हैं, ठीक है, और अटैम्प्ट करने आपको 5 क्वेश्चन को ही आल, और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, ठीक है, जो कि आपको करना ही करना होता है। तो यहाँ पे देखो हिंदी वाले पढ़ लेंगे, हाँ, ठीक है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो 4 × 3 मार्क्स के यहाँ पे आपका 12 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको 3 मार्क्स का हर एक पार्ट आया होता है, ठीक है, और टोटल जो है वो 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टोटल जो है वो 4 क्वेश्चन होते हैं आपको करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें तो नीड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन की नीड क्या है, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो नीड की बात करें तो नीड इसलिए कि बहुत सारी नीड्स बना सकते हो आप, ठीक है, कि क्यों ज़रूरी है, आवश्यकता क्या है इसकी। तो इसकी अगर हम बात करें एक जर्नल में हम आपसे शेयर भी करते जाएंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत जो है वो आपने जो भी पढ़ा है अभी तक वो आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन की नीड की बात करें तो अवेयरनेस, मेन इसका मोटिव होता है कि अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, जो भी हमारे इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में बच्चों को जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और क्या क्या हम जो है वो इनिशिएटिव ले सकते हैं या कैसे हमारा जो है वो योगदान हो सकता है इन सभी जो भी इश्यूज़ हैं इन्वायरमेंटल रिलेटेड, कैसे हम इनको मिटिगेट कर सकते हैं या हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ये इसी को यानी प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यानी उनको ये अब एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो चुका है, आप सबको पता होगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। उसके बाद होता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम की बात करें हम तो इकोसिस्टम क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी जैसे आप हो तो आप एक यहाँ पे, ठीक है, हो, और आपका क्या रिलेशन है, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट के साथ, आसपास जो भी आपके चीज़ें हैं, ठीक है, हवा हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गया, इन सभी से आपके क्या, तो आप एक लिविंग हो और ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो इनके साथ आपका क्या रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, ठीक है। यानी एक ऑर्गेनिज्म जिस किसी भी हैबिटेट में रहता है उसका उसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, यानी अबायोटिक जो भी कंपोनेंट हैं बाहर उसके, तो इसी का को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और कंपोनेंट की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कंपोनेंट हमारे इन्वायरमेंट के 2 होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा अबायोटिक और दूसरा होता है हमारा बायोटिक, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा पहले का। उसके बाद आ जाओ नीचे, तो अबायोटिक की बात करें तो ये नॉन लिविंग कंपोनेंट रहते हैं हमारे, ठीक है, और ये बायोटिक में लिविंग कंपोनेंट। और आई होप कि यहाँ तक आपको जो भी आपने पढ़ा होगा वो आपको रिकॉल हो चुका होगा। उसके बाद आ जाओ नीचे, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, लर्निंग टू लिव इन हार्मनी विद नेचर, ठीक है। तो ये वही आ गया कि हमें जो हमारा इन्वायरमेंट है या नेचर है उसके साथ जो है वो एकदम ऐसे तरीके से रहना है कि बिना हार्म करे उसको, ठीक है। तो ये हार्म कैसे नहीं कर सकते हो आप, ये आपको सबको होता है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी है, ठीक है,
उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो फायर नहीं करनी है, बर्न नहीं करना है उनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग जो है वो नहीं करना है हमें। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र का भी उपयोग नहीं करना है। तो इसी के साथ आप रह सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं करोगे तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी आपसे फ्रेंडली जो है वो बिहेव करेगा। दिखता नहीं है पर लगता है कि बिहेव करेगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या होती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है, जो हमारी आपदा होती है, यानी प्राकृतिक आपदा बोल लो या फिर आपदा जो होती है उसको मैनेज करने में कम्युनिटी की क्या पार्टिसिपेशन होती है। तो इसमें भी आप लिख सकते हो बहुत सारी चीज़ें कि अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए, ठीक है, बहुत सारी जो ड्राइव्स चलती हैं, ठीक है, जिसमें आपको अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए, प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं हमारी, ठीक है, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है उसके ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिटी के अंदर हो सकती हैं। एक सोसाइटी के अंदर जो है वो इनका भी बहुत बड़ा उपयोग होता है, रोल होता है, भूमिका होती है कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है हमें। तो कम्युनिटी की भी पार्टिसिपेशन होती है कहाँ पे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। देखो डिज़ास्टर ही है, प्लास्टिक इज आल्सो डिज़ास्टर, ठीक है, और बाकी और भी बहुत सारे डिज़ास्टर होते हैं। जैसे आप देखो ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग आल्सो इन्वॉल्व है कि ये जो आजकल अगर दिक्कत आ रही है, देखो बारिश नहीं हो रही, ठीक है, यानी क्लाइमेट जो हमारा है वो पैटर्न चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ह्यूमन बींग्स की वजह से चेंज हुआ। क्योंकि हम चाहते हैं कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है, कंफर्टेबल के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। एसी लग रहे हैं हर घर में, ठीक है, बाइक फॉसल फ्यूल का बर्न कर रहे हैं खुला करके। तो उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। आप देखो 2023 हमारा, आपने देखा होगा कि हॉटेस्ट जो है वो ईयर गया था, अगर आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार से क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन जो है उसका बहुत बड़ी भूमिका है जो कि इन सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आप चाहते हो कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्ट के चक्कर में आप क्या कर रहे हो, अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर बहुत टाइप से आ सकते हैं, ठीक है। डिजास्टर का मतलब यही नहीं होता कि फ्लड आ गया डिजास्टर है, वो नेचुरल डिजास्टर हो गया, ठीक है। प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हो वो भी डिजास्टर है। प्लास्टिक आप फेंक रहे हो, ओपन में बर्न कर रहे हो, कितनी ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से, है ना। तो ये कहीं ना कहीं डिजास्टर ही होते हैं सारे। उसके बाद आ जाता है यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 की बात करें तो यहाँ से आपको क्या होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको कोई ए करना होता है। डिस्कस करो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है, यानी हमारा जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर होता है। तो प्राइमरी की बात करें, जनरल यहाँ पे क्या होते हैं, कंसेप्ट सिखाए जाते हैं बच्चों को, ठीक है, और अवेयरनेस जो है वो बच्चे के अंदर लाई जाती है, ठीक है, रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल जो भी इश्यूज़ हैं वो उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पे। और सेकेंडरी लेवल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करवाया जाता है चीज़ों से, ठीक है। जैसे कहीं पे माइनिंग हो रही है तो वहाँ पे बच्चों को ले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे बच्चों को दिखाते हैं कि देखो कितना ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रही है ना। वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती हैं। यानी सेकेंडरी लेवल की बात करें तो यहाँ पे बच्चा एक्टिविटी करता है। उसके बाद आता है एक्सप्लेन सोर्सेज करने, इफेक्ट्स, कंट्रोल मेजर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो जल प्रदूषण जो होता है हमारा, ठीक है, इसके सोर्सेज क्या हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप 100,000 में बना सकते हो, ठीक है। इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कंट्रोल मेजर भी आप लिख सकते हो। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको एक्सप्लेन करने की। उसके बाद आ जाता है यूनिट नंबर 2, ठीक है। यूनिट नंबर 2 से अगेन आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे एंड आपको कोई ए करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स क्या होते हैं और काजेज़ बताने हैं, इफेक्ट्स बताने हैं इन्वायरमेंटल हज़ार्ड से, ठीक है। तो इसमें आप पोल्यूशन से लेके हर एक चीज़, ठीक है, फ्लड, ड्रॉट, सारी चीज़ें जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स। उसके बाद आ जाओ डिस्क्राइब द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर ऑफ एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन क्या होती है, इसको हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं, ठीक है, या फिर तेजाब वर्षा भी कहते हैं। इसके आपको कारण बताने हैं, प्रभाव बताने हैं और नियंत्रण उपायों का वर्णन करना है, यानी कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एसिड रेन की बात करें तो बच्चा बाटी क्या होता है कि होती रेन ही है ये, ठीक है, होती रेन ही है ये, लेकिन इसमें क्या होता है, एसिड होता है। और याद रखना जिस भी रेन का pH 5.6 या 5.4 से कम होता है उस रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। अब ये बनती कैसे है, काजेज़ की बात करें, इसमें 2 मेन इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं, ठीक है, नाइट्रस और दूसरी होती है सल्फर, ठीक है। ये जब जो है वो इन्वायरमेंट में आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और ये नाइट्रस ऑक्साइड डाइऑक्साइड आप बना सकते हो। देन ये जाके जब वाटर वेपर से मिलता है तो ये बना देता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जाके जब वाटर वेपर से मिलती है यानी रिएक्शन होती है उसकी, तो ये बना देता है हमारा H2SO4, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट केमिकल बनते हैं जो कि एसिड है हमारे। H2SO4 आपने देखा होगा कि सबसे घातक एसिड होता है। फिर क्या होता है कि ये ज़मीन पे आता है, ठीक है, ड्रॉप्स में। तो जब ये ज़मीन पे आता है तो एसिड की फॉर्म में आता है, ठीक है, क्योंकि इसका pH जो है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एसिड रेन।
और एसिड रेन की डिपोजिशन दो टाइप से हो सकती है, ठीक है। या तो ड्राई डिपोजिशन होती है, एक वेट डिपोजिशन जैसे रेन हो गया, और ड्राई डिपोजिशन भी होती है, ठीक है। ड्राई डिपोजिशन में जैसे, और इसके इफेक्ट्स की बात करें तो इफेक्ट्स हमारे जैसे ताजमहल हो गया, यानी जो बिल्डिंग है मार्बल वगैरह की बनी होती है ना, उन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है इनका, ठीक है। और जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका, क्योंकि यही पानी वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, अकोमुलेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और जनरल टॉपिक है, इसको आप आसानी से जो है वो कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ यूनिट नंबर 3, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 देखो यहाँ से क्या कहते हैं हमसे कि डिफाइन बायोडाइवर्सिटी और हाउ विल यू कंजर्व इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हो आप, और बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। देखो बच्चा बाटी, आपने सबने सुना होगा बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होती है, वेराइटीज़, ठीक है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायो मीन्स लाइफ या लिविंग बोल सकते हो आप, ठीक है। और कितनी उसकी वैराइटीज़ हैं लाइफ की, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे क्या क्या होते हैं, प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एनिमल्स होते हैं, बहुत टाइप के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे फंगस होते हैं, एल्गी होता है। तो एक लॉट ऑफ यहाँ पे हमें वेरिएशन दिखने को मिलती है लाइफ, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें 3 लेवल होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है। पहला जेनेटिक लेवल होता है, दूसरा जो है हमारा स्पीशीज लेवल होता है, ठीक है, SPECIES होगा, सॉरी, स्पीशीज। और तीसरा जो होता है हमारा इकोसिस्टम। तो ये 3 लेवल होते हैं, ठीक है। जेनेटिक लेवल जो होता है ये सबसे खतरनाक वाली होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जेनेटिक मेकअप, जिसमें हमारा DNA होता है। तो DNA आपने देखा होगा कभी किसी का मैच नहीं करता है किसी से, है ना, टोटली यूनिक DNA होता है। थोड़ा जो होता है जिसमें हम बता सकते हैं 1% जो होता है हमारा, वो जो होता है टोटली अलग होता है, यूनिक होता है वो किसी से, तभी तो हम एक क्रिमिनल को दूसरे क्रिमिनल से डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो कि जेनेटिक मेकअप के आधार पर कितनी ज़्यादा वेरिएशन है, दैट इज़ जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ के आधार पर कितनी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, दैट इज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है, आपने देखा होगा कि हर एक इकोसिस्टम में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो आप चले जाओगे पोलर रीजन वाली साइड, ठीक है, यानी जहाँ पे बर्फ़ रहती है, तो वहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन होती है, यानी प्लांट्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ज़मीन से जुड़े होते हैं, ठीक है। मॉसस ग्रास आपने सुना होगा, वो होते हैं। लेकिन उसी प्रकार से अगर हम अपने आ जाएँ ट्रॉपिकल रीजन में आ जाएँ तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, जो इक्वेटोरियल रीजन के पास पाए जाते हैं। तो देखो ये भी एक इकोसिस्टम क्या हो गया हमारा, वैरायटी होगी। आपने देखा होगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है हमारा, ठीक है, और दूसरा एक्वेटिक होता है, उसमें भी अलग अलग जो है वो वैराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलती हैं। तो ये आपका आ जाएगा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो कंजर्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इन सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है कि बच्चा बाटी, यानी ओरिजिनल हैबिटेट में जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है वहीं पे उसको कंजर्व कर लो, वहीं पे प्रोटेक्ट कर लो। जैसे हमारे नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं हमारे। तो ये सारे के सारे हमारे वेटलैंड हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन होते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या करते हैं हम कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता था, यहाँ से उठाया उसको और किसी दूसरी जगह पे हम यहाँ पे इसको कंजर्व करते हैं, यानी उसको नेचुरल हैबिटेट पे कंजर्व नहीं करते, ठीक है। जैसे आपने जू देखा होगा, तो जू के अंदर आपने देखा होगा टाइगर जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो क्या टाइगर जू के अंदर ही रहता था शुरू से? नहीं, वो तो एक जंगल में रहता था, उसको उठाया और यहाँ पे कंजर्व कर दिया। तो दीज आर नोन एज एक्स सीटू। इसमें हमारे सीड बैंक आते हैं, जीन बैंक आते हैं, बोटेनिकल गार्डन होते हैं। तो ये सारे एक्स सीटू कंजर्वेशन होते हैं। तो इस पर आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, बहुत आसान है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कहता है कि वाई इज़ देयर नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स। यानी आपको जो है वो उपयुक्त उदाहरण देके जो है वो समझाना है कि कैसे या क्यों ज़रूरी है फॉरेस्ट का कंजर्व करना, ठीक है। तो फॉरेस्ट कंजर्व करना, फॉरेस्ट एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन है, इसीलिए हमें कंजर्व करना है। फॉरेस्ट जो है वो सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, इसीलिए कंजर्व करना है। तो आप सारी चीज़ें जो है वो उदाहरण देके लिख सकते हो कि सारा जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ये मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए कंजर्व करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक होते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद इसीलिए हमें इनको कंजर्व करना है, ठीक है। बहुत सारे हमारे ये सोर्सेज होते हैं, टिम्बर, वुड, है ना, प्रोडक्ट मिलते हैं, फूड मिलता है, इसीलिए इनको कंजर्व करना है, ठीक है। सॉइल इरोजन को रोकते हैं, इसीलिए कंजर्व करना है। तो ये आप सारी चीज़ें जो है वो लिख सकते हो विद एग्जाम्पल के साथ। देन आ जाएगा यूनिट नंबर 4, लास्ट यूनिट, ठीक है। हाईलाइट द रोल ऑफ टीचर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी जो आपदा प्रबंधन होता है इसमें एक टीचर जो होता है, शिक्षक होता है, इसकी क्या भूमिका है।
तो देखो शिक्षक जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए, ठीक है, बहुत सारे लेके आते हैं स्कूल के अंदर, आपने देखा होगा, बच्चों को समझाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। तो यहाँ पे टीचर का भी बहुत ज़्यादा भूमिका जो है हो जाती है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ब्रीफली डिस्कस करो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इट्स आउटकम ऑन एजुकेशन। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पेपर, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, ठीक है। और बाकी मैं बताना भूल गया, जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल चाहिए, टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टैप करो, मिल जाएगा, ठीक है, इस बुक का पूरा, ठीक है, A to Z पूरे 5 के 5 यूनिट, 1 से लेके 5 यूनिट तक एक PDF, सिंगल PDF के अंदर मिल जाएंगे। अराउंड 90 पेजेस की एक PDF होगी, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखो ये है हमारा 2023 वाला जो पेपर था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइम आपको बता दिया मैंने कितने होता है, ठीक है, 60 मिनट होते हैं, सॉरी 60 मार्क्स का होता है, यानी 60 मार्क्स का। बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है क्या क्या करना है। आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 12 मार्क्स का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो मैंने आपको बताया था। तो देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के प्राइमरी लेवल पे, तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पीछे जो है वो 12 मार्क्स का आया था, 6 मार्क्स का आया था ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कंपोनेंट के इकोसिस्टम के रिपीट हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन वहाँ पे 12 मार्क्स का था, यहाँ पे हमारा आ गया 3 मार्क्स का। टाइप्स क्या है डिजास्टर के, तो डिजास्टर की बात करें तो यहाँ पे आप टाइप्स जो है वो इसके कर सकते हो, मैन मेड हो गए जैसे, और दूसरा जो हमारा होता है दैट इज़ अ नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। ऐसे करके आप इनको कर सकते हो। नेचुरल में जैसे फ्लड हो गया, ड्राट हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स हो गई, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, पोल्यूशंस हो गया, ठीक है। कुछ पोल्यूशन नेचुरल पोल्यूशन भी होता है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो वहाँ से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। फिर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो है वो एक डिज़ास्टर ही होते हैं, अस्थमा वगैरह डिजीज़ आपने देखा होगा हो जाती है। तो ये आ जाएंगे नेचुरल के अंदर, ठीक है। मैन मेड की बात करें तो मैन मेड तो बहुत सारे हैं, आप थाउजेंड्स में कर सकते हो, ये कंस्ट्रक्शन से लेके माइनिंग हर चीज़, ठीक है। डैम बना रहे हो कहीं पे, वो भी एक डिज़ास्टर हो सकता है, डैम टूटा तो समझ लो ख़त्म, है ना। तो ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें कर लोगे। देन आ जाएगा यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 के नीड क्या है, स्कोप इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। स्कोप मीन्स दायरा क्या है, कौन कौन से फील्ड कवर करता है, ठीक है। तो रिसर्च हो गया, है ना, हर एक फील्ड में इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो है उपयोग होता है। नीड मैंने बता दिया आपको ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसके साथ चॉइस, तो एक क्वेश्चन करना होता है, आप सबको पता है यहाँ से। फिर कहते हैं एक्सप्लेन दी सोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ऊपर वाटर पोल्यूशन था, यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको करने हैं रेमेडियल मेजर्स, और कैसे इस प्रॉब्लम को जो है, यानी सॉइल पोल्यूशन की जो ये जो प्रॉब्लम है, इसको कैसे हम जो है वो कम कर सकते हैं या काबू में कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसको भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। यूनिट नंबर 2, ठीक है। मैं इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब आ जाता है कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, मैं आपसे ही है वो डिस्कस कर दूँगा। फिर कहता है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ठीक है। तो इससे पहले एक आपके लिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इस प्रकार से मुझे आपने बताना है कि अगर CO2 की कंसनट्रेशन ऑप्टिमम लेवल पे है, ठीक है, अगर ऑप्टिमम लेवल पर है तो क्या ये हमारा पोल्यूटेंट है कि नहीं है, या मुझे बताओगे। ऑप्टिमम लेवल पे है, मेरा क्वेश्चन पूछा है मैंने कि ऑप्टिमम लेवल पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या ये पोल्यूटेंट है कि नहीं है, यस और नो। ये आप मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओगे। तो देखो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि वनों का कटाव करना, ठीक है, यानी क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बोल सकते हो आप सिंपल भाषा में। तो इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, तो इम्पैक्ट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जो फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए बन रहे थे ना हमारे कि वाई वी हैव टू कंजर्व फॉरेस्ट्स, बस उसका उल्टा लिख देना कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो पहली बात तो पोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी। तीसरा क्या होगा, जो हैबिटेट होगा ऑर्गेनिज्म का। अब देखो फॉरेस्ट काट रहे हैं, फॉरेस्ट में कुछ रहते भी तो होंगे ना ऑर्गेनिज्म, जब हम फॉरेस्ट ही काट देंगे तो हैबिटेट तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा। उसके बाद और क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बहुत सारे जो है वो सारी चीज़ें लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से यानी इम्पैक्ट होते हैं जो डिफॉरेस्टेशन के। अब ग्लोबल वार्मिंग के क्या इम्पैक्ट होंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जब एवरेज टेम्परेचर जो होता है ना हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का या अर्थ के सरफेस का, ऐसे मान लो आप, वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी एवरेज से चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा 2023 के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था हमारा, है ना। तो जब एवरेज टेम्परेचर में चेंज आ जाती है उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा रहने लगता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इनकी कंसनट्रेशन जो बढ़ जाती है, ठीक है,
अगर नॉर्मल लेवल होगा तो बिल्कुल सही होता है। आपने देखा होगा अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती ना तो हमारा जो अर्थ का सरफेस होता है ना वो बिल्कुल कोल्ड होता है, और अगर बिल्कुल कोल्ड होता तो यहाँ पे वेजिटेशन या लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर ये ऑप्टिमम लेवल में है तभी बेनिफिशियल है, अदरवाइज ये जो है वो घातक हो जाता है। घातक कैसे? अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो ये क्या करती है, ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो ऑब्जॉर्व करती है, रेडिएशन जो आती है सन से, जब बहुत ज़्यादा कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर जो है वो एवरेज से बिल्कुल बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इम्पैक्ट आ जाता है। अब इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक दो, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ा भी होगा आपने। ठीक है, तो इम्पैक्ट की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका क्या इम्पैक्ट हो जाएगा कि जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे की बात करें तो जो आपका सी लेवल है वो राइज हो जाएगा। ठीक है, फ्लड्स आ जाएंगे, रेनफॉल पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वो इसके क्या होते हैं, हमारे इम्पैक्ट होते हैं किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। रेनफॉल पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये था इंपॉर्टेंट इसके बारे में। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड की बात करें तो ये हमसे कहते हैं कि इंपॉर्टेंट टू लिव इन हार्मनी विद नेचर। तो ये मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, कि क्यों ज़रूरी है कि हमें नेचर के साथ, देखो नेचर के साथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेचर जब तक है तो इंसान है। ठीक है, एक जो थे हमारे, आपने सुना होगा शेख नूरुद्दीन वाली, उन्होंने कहा था कि अन्न पोषी तेली वन पोषी, ऐसे कुछ करके स्टेटमेंट दी थी उन्होंने कि जब तक बन रहेंगे तब तक ही फूड रहेगा, नहीं तो बन गए तो सब गया। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब कि अगर प्रकृति जब तक है तो इंसान जो है वो जिंदा रहेगा। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि नेचर को हमें हार्म नहीं करना है। ठीक है, अपने नीड्स फुलफिल करो, लेकिन इस प्रकार करो कि सस्टेनेबल तरीके से, उसको हार्म नहीं करो। ठीक है, उसके बाद कहता है हाउ कैन वी कंजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी, को कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, यानी जेनेटिक लेवल पे जो वेराइटी होती है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो इसके लिए आते हैं हमारे, आपने देखा होगा क्रायो प्रिजर्वेशन का नाम सुना होगा आपने। क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, PRESERVATION। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है कि लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जो होते हैं वो ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि ख़त्म होने वाले हैं, तो उनके हम जीन्स वगैरह जो है वो इनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, वो टेम्परेचर होता है -198, देख लेना इसका। ठीक है, 96 की 98 टेम्परेचर जो है उस पर रखा जाता है इनको, डिग्री सेल्सियस पे, माइनस में -198। ठीक है, तो वहाँ पे रखा जाता है, तो दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। उसके बाद जेनेटिक जीन लाइब्रेरीज होती हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, जीन लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, सीड बैंक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इनके थ्रू जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं या कंजर्व करके रख सकते हैं, यानी संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा यूनिट नंबर 4 लास्ट, कहता है कि विद सूटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जांपल्स बतानी है आपको कैसे जो टीचर है वो रोल प्ले करता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। देन आ जाएगा मैनेजमेंट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरकमिंग द डिजास्टर टू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन करो, 12 मार्क्स का है। तो इसी के साथ हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म और पेपर नंबर 2 भी ख़त्म। अब आ जाता है एक और क्वेश्चन पेपर जो इससे पहले के पहले साल आया हुआ था। ठीक है, तो बाकी बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, रेगुलर वालों का था ये भी। ठीक है, देखो स्कोप क्या है, एनवायरमेंटल एजुकेशन का रिपीट हो गया, काजेस क्या है एनवायरमेंटल हजार्ड्स के रिपीट हो गया, फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन रिपीट हो गया, रोल ऑफ टीचर इन डिजास्टर मैनेजमेंट रिपीट हो गया। तो कुछ भी, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अब जो वीडियो देख लोगे आप तो उसके बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें जो है वो वही घूम फिर के आपके पास आने वाली है। यूनिट नंबर 1 देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन के प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे। यहाँ पे एयर पोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये जो पोल्यूशन है ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, और क्या होता है सॉइल पोल्यूशन, और न्यूक्लियर जो उसको भी कर सकते हो लेकिन नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन एयर पोल्यूशन देखो यहाँ पे आ गया हुआ है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की बात करें तो ओजोन डिप्लीटेड, हाउ ओजोन इज डिप्लीटेड एंड डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अच्छा, आप मुझे ये बताओगे कि ओजोन जो है वो गुड होती है, आपने सुना होगा गुड ओजोन, गुड ओजोन। ठीक है, ये गुड ओजोन कब होगी ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, और बैड ओजोन कब होगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताओगे। ठीक है, क्योंकि ओजोन भी जो है वो घातक हो सकती है अगर ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है तो ये घातक हो सकती है, लेकिन अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तो गुड हो सकती है। ठीक है, अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है तो ये गुड है। गुड क्यों है? क्योंकि ये जो यूवी रेज आती हैं उनको जो है वो फिल्टर करता है एकदम से, यानी उनको आने नहीं देता है, यहीं से वापस भेज देता है। ठीक है,
और जो थोड़ी बहुत यहाँ से पेनिट्रेट कर भी जाती है तो वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये एक्ट एज अ शील्ड की तरह काम करता है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, ठीक है। इतना याद रखना है आपने, ठीक है। तो इसके अफेक्ट क्या होंगे, जब ये लेयर ही खत्म हो जाएगी तो इसके क्या अफेक्ट हो जाएंगे। अब डिप्लीशन का मतलब क्या होता है कि थिकनेस का कम होना, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। कि जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। डिप्लीशन का मतलब होता है कि यानी ओजोन होल सुना होगा आपने नाम, ओजोन होल आपने नाम सुना होगा। ओजोन होल का नाम मतलब ये नहीं होता कि शेड हो गया वहाँ पे, ओजोन लेयर को शेड हो गया, नहीं। ओजोन होल का मतलब होता है कि थिकनेस का कम होना, ठीक है। जो ओजोन लेयर है इसकी थिकनेस का कम होना। और इसके लिए जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है जो इसको करता है, दैट इज़ अ क्लोरीन, ठीक है। जो आप घर पे रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो ना, फ्रिज या फिर एसी यूज़ करते हो, तो वहाँ से CFC निकलती है, जो कि उसमें क्लोरीन होता है, जो कि क्लोरीन जो है वो जाके डैमेज करता है हमारे किसको, ओजोन लेयर को, ठीक है। और जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है हमारी, तो फिर यूवी रेज अंदर, और फिर बहुत सारे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं, स्किन कैंसर से लेके हर एक चीज़, कैटरैक्ट हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी जो है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। और ये जो आप प्लांट्स वगैरह देखते हो, ये भी जो है वो, इनकी भी क्या बोलते हैं, इंसेंस हो जाती है, यानी डेड हो जाती है ये भी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और याद रखना, जो एक मालिक्यूल होता है ना क्लोरीन का, अपने लाइफ टाइम में 1 लाख मालिक्यूल जो होता है सॉरी ओजोन का, उसको ख़त्म कर सकता है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आ जाता है डिफाइन इकोसिस्टम, बताने की ज़रूरत नहीं है, और वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम बताने की ज़रूरत नहीं है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, और वेरियस मेजर्स टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिपीट हो गया। और गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये भी सेम आ गया, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के, तो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में आप वही लिख सकते हो, ठीक है, कि हमारे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, है ना, आप जू हो गए, बोटेनिकल गार्डन हो गए, तो ये इससे भी सॉरी बोटेनिकल गार्डन नहीं आएगा, वाइल्ड लाइफ हाँ आ सकता है इसमें भी, ठीक है, लिख सकते हो आप सारी चीज़ें। उसके बाद आएगा यूनिट नंबर 4, ठीक है, लास्ट, मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर में कब से बता रहा था, ठीक है, ऊपर पूछा था कि टाइप्स ऑफ डिजास्टर, तो रिपीट हो गया, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट स्ट्रैटेजी कैन बी यूज टू टैकल द नेचुरल डिजास्टर, तो नेचुरल डिजास्टर को टैकल करने के लिए स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। देखो जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं ना, इनसे हमें इनका पता करना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा वहाँ पे साइक्लोन आ जाता है, ठीक है, तो साइक्लोन जो है वो पता नहीं होता कि कितना डैमेज करेगा, किस प्रकार से, तो अर्थक्वेक आ गया, आप प्रिडिक्ट थोड़ी ना कर सकते हो। लेकिन हाँ, इनको मिटिगेशन के कुछ तरीके होते हैं कि आप इनका जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल रोक नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ एजुकेशन प्रोग्राम कैन बी रिबिल्ट एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट इन ओवरकमिंग द डिजास्टर टू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, डिस्कस। रिपीट हो गया है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लास्ट यूनिट से। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है। और यो कि इस प्रकार रहने वाली हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा सिलेबस बताएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को ये PDF चाहिए वहीं पे मिलेगी ये टेलीग्राम पे, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 आ गया, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं, क्योंकि सिलेबस आपका किस में दिया होता है, इंग्लिश में दिया होता है, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। तो यूनिट नंबर 1, जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नीड एंड स्कोप, इसको तो करना ही करना है, ठीक है। तो मीनिंग तो कुछ अलग से बला तो है नहीं, ठीक है, मीनिंग बिल्कुल छोटा सा होता है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको कर लेना है अच्छे से। पोल्यूशन के टाइप्स, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लिखा है सिलेबस में, तो इसीलिए आपको अच्छे से करके जाना है। 3 तो इंपॉर्टेंट हो गए, वाटर, एयर एंड सॉइल। उसके बाद एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, थोड़ा सा देख के जाना कि कैसे जो है वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन को रियलिटी में जो है वो, यानी एक सब्जेक्ट बनाया और फिर इसको कैसे इंप्लीमेंट करा, फिर कैसे इसको कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया, कब करा, वो सारी आपको डेट्स पता होनी चाहिए। कभी कभी हो सकता है 3 मार्क्स के अंदर पूछ दिया जाए, तो फिर क्या करोगे आप, क्योंकि 3 मार्क्स के अंदर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती कि आप छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूनिट नंबर 2, ठीक है, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, काजेस, फैक्ट्स एंड इट्स रेमेडीज, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसकी टाइप्स भी कि हजार्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। देन आ जाएगा एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करके जाना है आपको। देखो बच्चा पार्टी, अगर आप देखो ना इसको सिलेबस को देखो, तो सिलेबस एकदम से ऐसा सिलेबस है कि जो कि आपकी रियल लाइफ से बिल्कुल ही कनेक्टेड है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि बाहर से, ठीक है। तो आपके अंदर जो सोचने की शक्ति होती है, ठीक है, इमेजिनेशन, कल्पना करने की शक्ति है जो, बस उसका थोड़ा सा उपयोग करो और आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आराम से जो है वो आप आंसर कर पाते हो या कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पॉपुलेशन क्या होती है, इकोसिस्टम का कंसेप्ट बताना है आपको, ठीक है।
कंसेप्ट बताना है, और कंपोनेंट क्या होते हैं इकोसिस्टम के, बायोटिक एंड अबायोटिक। देन आ जाएगा यूनिट नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी अलग से सिलेबस में है, इसीलिए ये पूछा जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। और ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे सारा करके जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि कहीं ना कहीं टफ है, लेकिन हम इसको आसान बना देंगे। बस एक बार आप हमारे नोट्स देख लो, ठीक है, और उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अभी के अभी। फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक दे रखे हैं जैसे फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। और यूनिट नंबर 4 डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया जैसे, ठीक है, डिज़ास्टर हो गए नेचुरल, मैन मेड, स्ट्रेटेजीज टू टैकल डिज़ास्टर, और टाइम्ड एंड अनटाइम्ड डिज़ास्टर क्या होते हैं, और रोल ऑफ टीचर बताना है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, स्कूल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तो ये आता है, ठीक है। स्कूल का तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आया हुआ है। उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इट्स आउटकम ऑन एजुकेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आया हुआ है। और हाउ टू रिबिल्ड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लास्ट वाला, क्योंकि इसमें लास्ट चैप्टर की बात करें ना तो यहाँ तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन चॉइस होती है आपके सामने, अगर आप ये लास्ट वाला नहीं भी करना चाहते हो तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके साथ आपको चॉइस मिल जाएगी 12 मार्क्स के अंदर। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर हमने आपसे शेयर करे क्वेश्चन पेपर प्लस आपसे सिलेबस डिस्कस करा, ठीक है। तो जिन बच्चों को अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और इसकी PDF भी आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे कहाँ पे हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, जो भी बच्चे हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी से B.Ed कर रहे हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से B.Ed कर रहे हैं, जो कि हमारे प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, एफिलिएटेड जो कि B.Ed का कोर्स ऑफर करते हैं, उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, और प्लस DD के बच्चे जो डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर आता है, सेम पेपर होता है, एक ही टाइम पे होता है सबका, आप सबको पता होगा। सो फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर रखिएगा। सो बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।